जब हम चींटियों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बस छोटे छोटे कीड़े, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम उन्हें एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखें, एक ऐसी सभ्यता के रूप में जो लाखों सालों से हमारे ही पैरों के नीचे मौजूद है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जो हमसे बहुत ही अलग है लेकिन फिर भी अविश्वसनीय रूप से उन्नत है। जी हाँ, हम चींटियों की ही बात कर रहे हैं। ये सिर्फ कीड़े नहीं हैं, ये एक बहुत ही जटिल समाज है, एक माइक्रो सिविलाइजेशन जिसके अपने नियम हैं, अपनी भाषा है और यहाँ तक कि अपनी खेती भी। तो चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए इनके समाज की इस हैरान कर देने वाली बनावट को समझते हैं। ये कोई अफरा तफरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित सिस्टम है। हर चींटी एक पूरी तरह से काया पलट से गुजरती है, यानी 4 अलग अलग स्टेज से। जिंदगी एक छोटे अंडाकार अंडे से शुरू होती है, जो कुछ हफ्तों बाद लार्वा में बदल जाता है। इन लार्वा के ना तो पैर होते हैं और ना ही आंखें, और वो खाने के लिए पूरी तरह से वर्कर चींटियों पर निर्भर रहते हैं। फिर आता है प्यूपा स्टेज, और आखिर में एक पूरी तरह से तैयार वयस्क चींटी बाहर निकलती है। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो है इनकी जाति व्यवस्था, यानी कास्ट सिस्टम। हर चींटी का एक खास काम होता है। रानी अंडे देती है, कुछ रानियां तो 30 साल तक जिंदा रह सकती हैं। वर्कर्स, जो सभी मादा होती हैं, कॉलोनी का सारा काम करती हैं। सैनिक रक्षा करते हैं, और ड्रोन, जो नर होते हैं, उनका जिंदगी में बस एक ही मकसद होता है, रानी के साथ मेटिंग करना, जिसके ठीक बाद वो मर जाते हैं। ये एक बहुत ही कुशल सिस्टम है। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि ये एक आदर्श मिलजुल कर रहने वाला समाज है। सच तो ये है कि एक चींटी कॉलोनी के अंदर बहुत सारे सामाजिक संघर्ष चलते रहते हैं। तो बात यह है, हर किसी के अपने अपने इरादे होते हैं। रानी चाहती है कि नर और मादा का अनुपात बराबर रहे, लेकिन वर्कर्स मादाओं का पक्ष लेते हैं क्योंकि वही तो कॉलोनी के लिए काम करती हैं। यहाँ तक कि लार्वा भी ज्यादा खाना पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, कभी कभी तो एक दूसरे को खा भी जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाला पावर स्ट्रगल है। तो लाखों चींटियों की एक पूरी कॉलोनी एक साथ मिलकर काम कैसे करती है? इसका जवाब छिपा है उनके कम्युनिकेशन सिस्टम में, एक ऐसी भाषा जो बोली नहीं जाती बल्कि सूंघी जाती है। ये सब फेरोमोन का कमाल है। ये वो केमिकल सिग्नल हैं जिन्हें चींटियां अपने एंटीना से महसूस करती हैं। हर फेरोमोन का एक अलग मतलब होता है, जिससे वो काफी जटिल संदेशों का आदान प्रदान कर पाती हैं। असल में इनके पास हर स्थिति के लिए एक फेरोमोन है। जब किसी चींटी को खाना मिलता है तो वो एक ट्रेल फेरोमोन छोड़ती है ताकि दूसरे उसका पीछा कर सकें। खतरे के लिए अलार्म फेरोमोन होता है, और रानियां नरों को आकर्षित करने के लिए सेक्स फेरोमोन का इस्तेमाल करती हैं। ये एक अदृश्य केमिकल दुनिया है जो उनके पूरे समाज को चलाती है। अब आते हैं एक ऐसे तथ्य पर जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। इंसान खेती करने वाले पहले जीव नहीं थे। ये सम्मान चींटियों को जाता है। जरा इस पर नजर डालिए। चींटियों ने लगभग 6.5 करोड़ साल पहले फंगस यानी फफूंद की खेती शुरू कर दी थी। ये वो वक्त था जब डायनासोर अभी खत्म हुए थे। इसकी तुलना में हम इंसानों ने तो बस कुछ हजार साल पहले ही खेती करना सीखा है। और ये कोई मामूली बागबानी नहीं है। पत्ती काटने वाली चींटियां पत्तियां काट कर अपने घोंसले में लाती हैं, लेकिन वो पत्तियां खाती नहीं हैं। वे उन पत्तियों को एक खास किस्म की फफूंद को खिलाती हैं। ये फफूंद उन पत्तियों को पचाती है और फिर चींटियां उस फफूंद को खाती हैं। ये एक दूसरे पर निर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये फफूंद उनके लिए इतनी ज्यादा कीमती है कि जब एक युवा रानी एक नई कॉलोनी शुरू करने के लिए निकलती है तो वो अपने मुंह में उस फंगस का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर जाती है, बिल्कुल एक किसान की तरह जो अपनी अगली फसल के लिए सबसे अच्छे बीज बचा कर रखता है। चींटियां सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि कमाल की इंजीनियर और सर्वाइवर भी हैं। उन्होंने कुछ सबसे मुश्किल हालात का सामना करने के लिए अविश्वसनीय रणनीतियां विकसित की हैं। क्या किसी को अंदाजा है कि एक पत्ती काटने वाली चींटी का घोंसला कितना गहरा हो सकता है? रिकॉर्ड है 26 फीट का। ये एक 2 मंजिला इमारत से भी ज्यादा गहरा है। और ये सिर्फ गहरे गड्ढे नहीं होते, उनके घोंसले जमीन के नीचे बसे जटिल शहर हैं। उनमें ऐसी सुरंगें होती हैं जो बारिश के दौरान पानी को कॉलोनी के जरूरी हिस्सों से दूर ले जाने के लिए डिजाइन की गई हैं, ठीक एक आधुनिक स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम की तरह। और अगर बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाए तो लाल चींटियों के पास एक अविश्वसनीय तरीका है। वे एक दूसरे से जुड़कर एक जिंदा नाव बना लेती हैं।
वे अपनी रानी और बच्चों को बीच में रखकर पानी की सतह पर हफ्तों तक तैर सकती हैं। अकेली चींटियां भी काफी लचीली होती हैं। असल में वो इतनी हल्की होती हैं कि पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ नहीं पाती, जिससे वो बड़े आसानी से पानी पर चल सकती हैं। तो जब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ देखते हैं, उनका जटिल सामाजिक ढांचा, उनकी अनोखी केमिकल भाषा, उनके खेती करने के प्राचीन तरीके और उनकी शानदार इंजीनियरिंग, तो ये साफ हो जाता है कि हम सिर्फ कीड़ों को नहीं देख रहे हैं, हम एक सच्ची छिपी हुई सभ्यता के स्तंभों को देख रहे हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? अगर इतनी अविश्वसनीय जटिलता हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद है, तो हमारे आसपास और कौन सी अद्भुत दुनियाएं हैं जिन्हें हम अभी तक देख ही नहीं पाए हैं?